So this is section 3 of Indian Partnership Act. Very important for your prelims, very important for your overall understanding of the IPA. बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, समझिए। आपको यहाँ से क्वेश्चंस आपको प्रीलिम से मिलेंगे और हो सकता है वो अप टू 5 मार्क्स में आपसे किसी न किसी मेंस में भी इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ ये बहुत रिमोट कहाँ पूछा जा सकता है, जो ऐसे हैं जैसे वेस्ट बंगाल हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, जहां पर ये राजस्थान हुआ, जहां पर एक ट्रेंड है 2.5 नंबर का, 5 नंबर का, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर। तो वहां पर इन सारे क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बन जाती है, वहां पर आपको ढंग से समझना पड़ता है। तो एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट ऑफ 9 1872, क्या मतलब है? ये कौन सा एक्ट आ गया? ये है आपका अपना प्रिय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो क्या उसके प्रोविजंस अप्लाई होंगे यहां पर या नहीं होंगे? डोंट गेट कंफ्यूज तो नहीं कहूंगा मैं आपको कहूंगा प्लीज इसका भी ध्यान रखना। सेक्शन 2E में हमने शब्द पढ़ा था एक्सप्रेशन, अभी पढ़ा था हम लोगों ने। एक्सप्रेशन के मीनिंग में क्या समझाया था उसमें भी कि अगर कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो कि IPA में यूज किए गए हैं, द वर्ड्स द एक्सप्रेशंस व्हिच आर यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन द एक्ट बट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट शैल हैव द सेम मीनिंग एज गिवन इन द ICA. Now in continuity of that, you please go to section 3. What it says? It says this: unrepealed provision of the ICA. Unrepealed provisions. Are you getting this point? Unrepealed provisions of the ICA. ये कौन से provisions हैं? 239 to 266. These sections were there in the Indian Contract Act as the sections related to the Partnership Act. 239 to 266. These sections were repealed from there. आप बात समझ रहे हैं? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कि 1832 का एक्ट आने से पहले ये एक्ट किसका पार्ट था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। कैसे था? 239 से 266 के प्रोविजंस के रूप में था। अब ये सेक्शंस वहां से रिपील कर दिए गए, तो जो बचा इन सेक्शंस को हटने के बाद में जो बचा उसको हम क्या बोलेंगे? द अनरिपील्ड प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो अभी मैंने आपको केवल ये बताया, इसका मीनिंग समझाया। ये unrepealed provisions of the Indian Contract Act means the provisions which have been taken out, which have been repealed from the ICA because of the formation of the Indian Partnership Act के रूप में, उनके बारे में वो क्या अप्लाई होंगे? कैसे? save insofar as they are inconsistent with the provisions of this act. जहां तक save insofar as they are inconsistent with the provisions of this act, यानी कि जो प्रोविजंस यहाँ के एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं, किसके? IPA के एक्सप्रेस प्रोविजंस, जब तक कि उनसे उनका टकराव नहीं हो। तो दो बातें हो गई। नंबर 1, दिस इज द अनरिपील्ड पार्ट। नंबर 2, दिस इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस पार्ट ऑफ दिस IPA। तो वो सेक्शंस shall continue to apply to the firms। वो सभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पर भी लागू होते रहेंगे। समझे आप? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस होंगे वहां पर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को भी अप्लाई करोगे। कहां अप्लाई नहीं होंगे? व्हेन देयर इज एक्सप्रेस प्रोविजंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उस केस में नहीं करेंगे। अदरवाइज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस भी अप्लाई इसमें होंगे। तो बात समझ में आई नहीं आई आपको? ये अब इससे रिलेटेड आपको मैं एक बात और समझाता हूं, उससे शायद ज्यादा समझ में आई बताइए आपको। ये रही बात। इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वेदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज एग्जॉस्टिव। क्या ये एक्ट एग्जॉस्टिव है? ठीक है, आंसर इज एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। यहीं से क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में तो आता है, मेंस में आने की संभावना है। इसका मतलब समझ लीजिए सेक्शन 3 पर ही बेस्ड है ये, और यहां से आपको अंडरस्टैंडिंग बनती क्या है। तो पहले तो समझिए मीनिंग एग्जॉस्टिव का मीनिंग क्या है। एन एक्ट इज कंसिडर्ड टू बी एग्जॉस्टिव मीन्स दैट देयर इज नो प्रोविजन बियॉन्ड दैट। वो अपने आप में कंप्लीट कोड है
इंडिया अगर पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे प्रोविजंस, एवरीथिंग, सब कुछ अगर आईपीए में एप्लीकेबल होता, इनकॉर्पोरेटेड होता, तब हम कहते कि दिस एक्ट इज एग्जॉस्टिव। आप पार्टनरशिप एक्ट से संबंधित किसी भी नियम को जानने के लिए आप इससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे। आप आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेन सब्जेक्ट है पार्टनरशिप, उसको डील करने के लिए कुछ प्रोविजंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में है, बट देयर आर फ्यू प्रोविजंस विच आर ऑल्सो प्रेजेंट बियॉन्ड दिस एक्ट। ये एक्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, सभी प्रोविजंस इसमें समाहित नहीं है। तो इस क्वेश्चन के जवाब के लिए जो लीगल बैकग्राउंड है, जो उसको सब्सटेंशिएट करता है, दैट इज सेक्शन 3। इट सेज व्हाट? सेक्शन 3 जो हमने अभी पढ़ा, उसको दोबारा पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आएगा। सेक्शन 3, दिस वाज द सेक्शन 3। द अनरिपील्ड प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट shall continue to apply to the firms. कब? If they are not inconsistent with the express provisions of the IPA. So it, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि in case of partnership, even the provisions of Indian Contract Act are also applicable. In case of partnership, जो Indian Contract Act के provisions भी applicable होते हैं, इसलिए हम कहते हैं IPA is not exhaustive. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, आपकी नजरे इनायत के लिए ये रहा। जैसे इसको पढ़िए, वाई आई एम सेइंग सो, इधर देखिए, सी दिस पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टनरशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है, एंड देयरफॉर इसीलिए देयरफॉर सच ए कॉन्ट्रैक्ट, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है is governed not only by the partnership act but also by the general law of contract। समझे इसके बारे में? तो ये 2 लाइन पढ़ने के लिए अब मैं आपको समझाता हूँ क्या है। क्योंकि जो पार्टनरशिप एक्ट का है, नवदीप मैडम का, ज्योति मैडम की जो पार्टनरशिप हुई कैसे हुई? नवदीप मैडम ने कहा कि देखो सहेली ज्योति मैडम, मेरे पास पैसा बहुत है, अरबों रुपया मेरे बैंक बैलेंस से पड़ा है, और मैं आई वॉन्ट टू डील इन डायमंड्स एंड यू आर द एक्सपर्ट ऑफ डायमंड्स। तुम डायमंड के एक्सपर्ट हो, पैसा मेरा, एक्सपर्टाइज तुम्हारी है, तो हम लोग मिलकर बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में। सो नाउ शी इज ऑफरिंग, ज्योति मैडम ने एक्सेप्टेंस दी उसको, तो इन दोनों के बीच में हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट, एंड आउट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप इमर्ज्ड। तो दैट पार्टनरशिप was formed या arose on the basis of the contract between the Navdeep madam and Jyoti madam। तो जो बेस हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट के जो फॉर्मेशन हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन क्या है? जैसे कौन कौन सी बातें आ जाएंगी? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एक्सेप्टेंस हुई है ना, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, लीगलिटी, जितने भी इश्यूज हैं, जनरल प्रिंसिपल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो all those principles will be applicable in the contract which is the basis of their partnership। So therefore in their case not only the provisions of Indian Contract Act are applicable but also the IPA, not only the IPA provisions but also the general principles of the ICA। दोनों ही एक्ट, ICA प्लस IPA, वो दोनों ही एक्ट के प्रोविजंस उस पर एप्लीकेबल होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। पार्टनरशिप एक्ट में किसी भी पार्टनरशिप में उसको डिटरमाइन करना है, उसकी लीगलिटी को चेक करना है, तो केवल पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन सफिशिएंट नहीं है, यू विल हैव टू गो टू द इंडियन प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेल। अब इसमें काम की बात क्या है, इसमें देखिए आप, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए कि रिगार्डिंग द पोजिशन ऑफ द माइनर, रिगार्डिंग द पोजिशन ऑफ माइनर, ICA says what? Indian Contract Act says what? It is void. Agreement of the minor is void. But in that case, in the Indian Partnership Act, there is section 30. यहां पर section 30 जो है, that is specifically dealing with the case of minor, that a minor cannot be a partner। एक minor को partner नहीं बनाया जा सकता, but he can be admitted to the benefits ऑफ द पार्टनरशिप, लेकिन उसको पार्टनरशिप के लाभ के लिए
पार्टनरशिप के लाभ के लिए उसको पार्टनरशिप का पार्ट बनाया जा सकता है. He can be admitted to the benefits. Now you will see Indian Partnership Act is dealing specifically with the position of minor. यहां पर वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डील करता है माइनर के लिए. सो आईसीए इसको ऐसे करते हैं, आप प्लीज देखिए इस स्लाइड पे जाइए. आईसीए आईपीए माइनर के पॉइंट पर आईपीए है ना, यहां पर देखिए. तो इन दिस केस both acts whether it is Indian Contract Act, whether it is Indian Partnership Act, they are dealing with the position of minor. So when there is a specific provision in the Indian Partnership Act, then section 30 of the Indian Partnership Act will prevail. तो सेक्शन 30 क्योंकि इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ आईसीए, तो जहां पर स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं वहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे. अदरवाइज जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो भी अप्लाई होंगे. अब इसके इस बैकग्राउंड में, माइनर की पोजीशन के बैकग्राउंड में आप ये लाइन पढ़िए सेक्शन 3 की. अब आपको समझ में आएगा ये सेकंड सर्कल, ये unrepealed provisions of the Indian contract save insofar as they are inconsistent with the express provisions. कौन सा? सेक्शन 30 फॉर एग्जाम्पल, समझे. तो वही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वही प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के एक्सप्रेस प्रोविजंस के विरोध में ना हो, उनसे इनकंसिस्टेंट ना ही हो. तो जो माइनर की पोजीशन वाले है, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में 30 में दिया हुआ है, सो वो पोजीशन रिगार्डिंग माइनर लीगल पोजीशन विल बी डिटरमिन्ड एज पर सेक्शन 30 नोट बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो मेरे ख्याल से अब आपको ये बात समझ में आई होगी, जो मैंने पूरा लबोलवाब समझाया उसका लबोलवाब क्या है. नंबर 1, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव. व्हाई? Because of section 3 which says that even the unrepealed provisions of Indian Contract Act shall continue to apply to the firms. और इसका मतलब क्या हुआ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अप्लाई होगा, प्रिंसिपल्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी अप्लाई होगा, इसलिए हम कहेंगे ये एग्जॉस्टिव नहीं है. कौन से प्रिंसिपल्स लागू होंगे, कौन से लॉ लागू होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का? जो कि अनरिपील्ड प्रोविजन है, नंबर 1. सेकेंडली जो कि इनकंसिस्टेंट नहीं है इंडियन एक्सप्रेस प्रोविजन के, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के. तो ये 2-3 बातें हैं. इस केस में सेक्शन 3 कंप्लीट होता है आपका. तो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा. अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे अभी पूछिए जल्दी से. आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे. अब आपको जितना भी इसके नोट्स आपको दे दिए गए 1 to सेक्शन, ये आप लिख करके रटना शुरू कर दीजिए. जिन भी पॉइंट्स मैंने P4 प्रीलिम्स लिखवाया उन पॉइंट्स को हाईलाइट करके उनको वहीं से रटना शुरू कर दीजिएगा. नोट्स बनाने की गलती ना करें. एटलीस्ट जहां पर मैंने नोट्स बना के दे दिए आपको, वो नोट्स अपने आप में पर्याप्त हैं. कुछ लोग क्या है, नोट्स बना के लिखते रहते हैं. बहुत सालों की प्रक्रिया अपना लिया आप लोगों ने, उसको वहीं से रटिए. बस नोट्स बनाइए अपने दिमाग में, बस आपके माइंड में होना चाहिए सब कुछ. अब बताइए, आपसे मैं अगर टेबल पूछ लूँ, 2 के पहाड़ा पूछ लूँ, तो आपके फिर देखेंगे नोट्स में से निकाल करके? क्यों? वो आपके दिमाग में छप चुका है. ऐसे ही लॉ के सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में छापिए. कहीं से चलते फिरते कोई पूछे आपसे, आप बता पाए उसको, उस तब तक लेके जाइए. लिखिए, लेकिन कब? नोट्स में लिखते हैं हम सजा करके, आप बहुत टाइम खराब होता है. लिख के याद करेंगे, घसीटा मार के फटाफट यहां से लिखेंगे, तो कम टाइम में ज्यादा काम होगा. तो इतना टाइम मत लगाइएगा. नोट्स बनाने के फालतू कंपाइल करने वाला काम मत करना. वो सारे काम हम ही लोग कर रहे हैं आपके लिए, जितना कर पा रहे हैं. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.